इस तनाव के बीच में मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। तो अब देखिए, एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि पिछली बार का डेटा पॉइंट्स क्या कहता है, और वॉर के डेटा पॉइंट्स में हमेशा ही निकल कर आया कि अगर आपने वहाँ बाय किया है तो पैसा बनाया आपने, और मोटा पैसा बनाया है। तो क्या इस बार भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? आई थिंक एक चीज है कि आई थिंक मार्केट में ऑप्टिमिस्ट थोड़ा सा होना जरूरी होता है। लेकिन इस टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है, अनुज जी, मैं यही कहूंगा कि कह नहीं सकते कि कब किस तरह से हालात बदल बदल जाए। अगर ये वॉर लिमिटेड है तो शायद उतना टाइम नहीं लास्ट करेगा जितना कि अगर 4 साल 5 साल लास्ट लास्ट करेगा तो आई थिंक इकोनॉमिक डैमेज ज्यादा होगा। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम का जो वॉर होगा अगर, तो जनरली रिकवरी इकोनॉमिकली ज़्यादा जल्दी हो जाती है, और इकोनॉमिकली कंपनीज को भी ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं गवर्नमेंट से, डिफेंस से, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो एक तरह से वॉर हमें कहना तो नहीं चाहिए, मतलब मॉरली उतना सही नहीं होता है कि वॉर से इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री में तो यही हुआ है कि हर वॉर में इकोनॉमी इकोनॉमिक इंक्रीज काफी ज्यादा ही हुआ है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप बिल्कुल रैशनली चले तो आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे थे आपको उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि यूजली ऐसी चीजों में इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि हर बार यही होगा। एक टाइम जरूर ऐसा होगा कि कुछ नुकसान, कुछ कंपनीज को नुकसान बहुत ज्यादा होगा, और कुछ कंपनीज को आई थिंक बेनिफिट, डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट होगा। तो इस वजह से ये कहूंगा कि आपको आप जरा हालात देख के इन्वेस्ट करें। लेकिन हिस्ट्री तो यही कहता है कि जब वॉर्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। दीपक जी, अच्छा, इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आप? अभी सुबह भी अनुज और मैं बात कर रहे थे कि शायद पोस्ट अर्निंग्स, शायद पोस्ट रेट कट्स, शायद पोस्ट स्टांस चेंज के बाद, और मोर स्पेशली जिस प्रकार की आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, जो फॉरेक्स मार्केट से इंडिकेशन थे 83.87 की ट्रैजेक्टरी आपने देखी वर्सेस 88, शायद ये निफ्टी 25-26 हज़ार का होता, वो हमने छीन लिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में भी 24-23,900 से कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप, फ्रेंकली स्पीकिंग? और अगर प्राइस डैमेज होगा भी तो किस पोर्शन में प्राइस डैमेज ज्यादा लगेगा वर्स्ट केस में? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वीरू जी। मैं ज्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहूंगा कि अगर आप मार्केट में कभी भी हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ से 30% पक्का गिरेगा। ये एटलीस्ट ये अंदाजा लगा के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप में वो 30% लेने की क्षमता नहीं है तो शायद आप मार्केट के लिए रेडी नहीं हो। और अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे वॉर हुआ या फिर जियोपॉलिटिकल इशू हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी आपके कंपनी के बैलेंस शीट के कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी, तो आप ये कह नहीं सकते कि आपका 30% पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने बोला 23,900 या 24,000, ये तो 5-10% ही है, 5% से भी कम है इनफैक्ट। सो आई वुड से कि आप माइंड में ये रखें कि अभी कभी भी आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30% नीचे तो जा ही सकता है। आई थिंक वो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट आपके इन्वेस्टिंग का तरीका ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म। आप अगर 30% नीचे चला भी गया तो वापस ऊपर भी आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर उसमें कोई बाधा आई तो जरूर आपको फिर से सोचना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में इंडिया का स्टोरी फिर भी अच्छा ही है। और अगर दीप ये जो सिचुएशन है अभी, जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको अगर हम उससे हमारी इकोनॉमी अगर खराब नहीं होती है देन आई थिंक इट इज ओके। बट अगर खराब होती ओके है तो टाइम लग सकता है रिकवरी के लिए, दीपक और जी, मार्केट अब और। थोड़ा थोड़ा सा आप एक बार होल्ड करिए इस थॉट को। आपको आ रहा हूँ आपके पास भी वापस। हमारे साथ पूर्व हमारे साथ दीपक शेनॉय जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे बात हो रही थी और आपने अभी जनरल बिक्रम सिंह को सुना भी होगा। डिफेंस को लेकर हथियार के मोर्चों पर हम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं।
आपने कहा मार्केट 30% डाउन भी जा सकता है, तो जिसके पास रिस्क एपेटाइट है वही इस बाजार में फिलहाल अपॉर्चुनिटी देखे और पैसा लगाए, लेकिन जिसके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है और उनको पता है कि इस पर्टिकुलर थीम में या सेक्टर में उनका पैसा बन सकता है, जैसे कि डिफेंस, तो उनके लिए क्या राय रहेगी सर डिफेंस स्टॉक्स पर आपका आउटलुक? आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स से आज काफी मतलब हमने आई थिंक कुछ स्टॉक्स का अपर सर्किट पे और कुछ स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे हैं, इसलिए कि जब लाइक बैटल्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, उस पे ऑर्डर्स ऐसे कंपनीज को जाती है जो एक्चुअली या तो फिर कैपेसिटी बना सकें या फिर जिनके पास स्पेयर कैपेसिटी हो और वेपन्स या फिर एमिनेशन मैन्युफैक्चर करने की या जो भी, और या फिर नए भी ऑर्डर्स जा सकते हैं जहाँ पे हमें अगर नए शिप्स सबमरीन्स ये सब बनानी होंगी तो इन कंपनीज को मतलब ऑर्डर दिए जाएंगे। और यूजली पहले ये होता था कि हम ऑर्डर सिर्फ बाहर से करते थे और यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस हुआ करता था या छोटे से स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते थे। अब हम सारी ऑलमोस्ट सारी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे इंडिया में ही करते हैं और इंडियन कंपनीज को यूज करते हैं। इसलिए हमारी जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें थोड़ा सा लाइक उनमें एक्टिविटी होना आई थिंक जायज़ है। बट ये भी है कि आप अगर इसमें जाए कि इनको पक्का अभी ऑर्डर मिलेगा और या फिर 3-4 साल लगेंगे ऑर्डर्स में मतलब ऑर्डर फ्लो में आने में, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई मतलब मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। और आई थिंक मैं 2022 से ही बोल रहा हूँ कि ये जब जब से पॉलिसी चेंज हुई है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ही हम को ही हम ऑर्डर्स देंगे, तो उस टाइम से अब तक कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट उस वो थीसिस और स्ट्रांग हो गई है कि हम और डोमेस्टिक में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जब ऐसा ऐसा टाइम आता है आपको फॉरेन पावर्स पर डिपेंड करना आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज़ डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए लॉन्ग टाइम में अच्छा है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप इस मार्केट में ना आए, यही रिस्क है। ये मौका है पैसा बनाने का, और लेकिन ये भी टाइम है कि अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 6 महीना भी अगर आप देखें तो हो सकता है आपके पैसे लॉस में जाएं। लेकिन आपका अगर 5 साल का अगर ये है तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं ये इनमें आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए ये इंटरेस्टिंग बात हुई। दीपक जी, इसके अलावा अगर आप देखें आज मार्केट का फोकस ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉर पे रहा है। मार्केट ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अर्निंग्स पे मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार है। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आया या टाइटन के नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आया, ओवरऑल ये अर्निंग सीजन से क्या कुछ होप जग रही है या फिर अभी भी वही ढाक के तीन पात की अर्निंग्स खराब हैं? नहीं, अर्निंग्स खराब तो नहीं है वैसे। आई थिंक मुझे ये लगता है कि अर्निंग्स नॉर्मल है, कोई ज़्यादा कुछ कंपनीज में जैसे आपने कहा कि कुछ कंपनीज में आई थिंक अर्निंग्स अनएक्सपेक्टेडली बेटर थे, तो वो कंपनीज पॉजिटिव रिएक्ट कर रही हैं। और जिस तरह से पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रही थी मार्केट से, आई थिंक उस वॉल्यूम में नहीं निकाल रही हैं, या फिर उनका जो ट्रेडिंग है मोस्टली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में है। पहले ऑलमोस्ट एवरी डे नेगेटिव हुआ करता था। तो चाहे आप अच्छा रिजल्ट दो या बुरा रिजल्ट दो, दिसंबर क्वार्टर में जो जैन और फेब में जो रिजल्ट्स आए थे, आपका अगर रिजल्ट अच्छा भी हो तो आपका स्टॉक गिरता था, और बुरा भी हो तो स्टॉक गिरता था। अब वो नहीं है। आई थिंक फ्लोज भी चेंज हो गई हैं, डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है और इंटरनेशनल फ्लोज भी आने लगी हैं। आज इनफैक्ट आज रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई है डॉलर से। यूजली ऐसे टाइम पे रुपी को वीक हो जाना चाहिए था, लेकिन रुपी एक्चुअली स्ट्रांगर हुई है। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक फ्लोज का लाइक आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और उस वजह से आई थिंक लोग अर्निंग्स को देखने में एटलीस्ट थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ये क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो आपको पूरे ईयर का रिजल्ट मिल जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है अगले साल की। तो उस वजह से आई थिंक कुछ कंपनीज में आई थिंक एटलीस्ट सम होप आने लग गया है। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे होप अभी भी कम है, जैसे आईटी सेक्टर हुआ। अभी जब तक कि ये टैरिफ और ट्रम्प का जो नजरिया है वो जब तक क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता तब तक उनका आई थिंक थोड़ा सा देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम देयर। और फार्मा में भी थोड़ा सा और आई थिंक और प्रॉब्लम आएगा।
लेकिन बाकी सेक्टर्स में आई थिंक क्लैरिटी जैसे जैसे आती है, आई थिंक द स्टॉक शुड डू वेल। और आज डिफेंस जैसे आपने बोला एक थीम भी है, और काफी कंपनीज जो पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हुआ करती थी वो भी अब डिफेंस प्रोडक्शन में शायद चली भी जाएंगी। तो वो उस वजह से भी आई थिंक थोड़ा सा मार्केट खुश है ऐसी कंपनीज में, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ L&T। ये कंपनीज कुछ हमारे पोर्टफोलियोज में है, तो मैं कुछ स्पेसिफिकली कंपनीज के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आई थिंक मार्केट इज नॉट ऑपरेटिंग एज इफ देर इज अ वेरी बिग वॉर। मार्केट्स आर ऑपरेटिंग एज इफ थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, ये यही कहूंगा। जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। पर दीपक जी, हमेशा एक होता था ना बाजार में, हिस्टोरिकली एक चीज़ कहते थे कि इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, अनिश्चितता के दौर में डिफेंसिव्स की तरफ खिंच जाओ। अब दिक्कत यह है कि डिफेंसिव्स में आईटी और फार्मा को ले रखा है ट्रम्प साहब ने। हम वहाँ परेशान हैं उस चीज़ से। तो बचा एक एफएमसीजी, अ सेफ प्लेस टू हाइड। हालांकि आपका झुकाव मुझे आपकी बातों से लगा डिफेंस की तरफ, बट क्या एफएमसीजी भी है क्या? मेरे हिसाब से नहीं। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि अगर आप डिफेंसिव्स का नाम लिए, इसलिए डिफेंसिव हुआ करती थी क्योंकि ये टाइटली हेल्ड थी। जो कंपनीज है जिसको आप एफएमसीजी कहते हो, वो मोस्टली ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, या फिर ऐसे जैसे जो टूथपेस्ट बनाती हैं, जो सोप्स बनाते हैं, जो आप कहते हो कि अगर वॉर भी हुआ तो आपको सोप तो यूज करना ही पड़ेगा, कोलगेट आई मीन टूथपेस्ट यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आई थिंक दैट स्टोरी इज वेरी ओल्ड नाउ, और ये कंपनीज काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ 5-10% के करीब होता है। कभी कभी आप प्राइस बढ़ा सकते हो तो थोड़ा प्राइस बढ़ा लेते हो तो आपका 15% हो जाता है। पर इन कंपनीज को आप 60-70 टाइम्स अर्निंग्स दोगे अगर, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में उतना कोई फायदा नहीं है इसका। ये डिफेंसिव से ऑफेंसिव बन जाती है। आप गलत प्राइस पे खरीदोगे किसी भी कंपनी को तो आई थिंक आपका लॉन्ग टर्म कोई मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। डिफेंसिव ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिसमें आई थिंक स्टेबिलिटी हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो वो ऐसी कंपनीज बहुत कम है, लेकिन हैं दूसरे सेक्टर्स में हैं, इंक्लूडिंग इन डिफेंस, जो जहाँ पे कुछ कंपनीज अभी भी आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि पुरानी जो हम लोग डिफेंसिव एफएमसीजी कंपनीज कहते थे, आई थिंक वो ज़्यादा देर डिफेंसिव नहीं रहेंगी क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू देयर अर्निंग्स। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाएं तो अगर आप कारगिल में देखें या फिर कुछ और टाइम्स में देखें, 2016 में भी कुछ हुआ था, उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो उस वॉर के बाद और वॉर के दौरान भी जो कारगिल में हुआ था, मार्केट्स काफी इंक्रीज हो गई थी। तो उस टाइम पे डिफेंसेस में रहना भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि सारी कंपनीज ने अच्छा मतलब रिजल्ट, सॉरी, स्टॉक प्राइस में काफी बढ़ावा है उस टाइम पे। तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक शुड डिफेंसिव्स का डेफिनेशन बदल गया है, और आप ज्यादा ओवर पे ना करें क्योंकि आपको लगता है कि वो कंपनी डिफेंसिव है, तो आपको फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी दीपक जी का आखिरी सवाल होगा। आपने कहा कि अभी आपको सही समय लग रहा है बाजार में पैसे लगाने को, अपॉर्चुनिटी, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं बाजार को लेकर। तो कौन से सेक्टर वो होंगे जहां पे आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे? कोई ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक बात? अभी तो आई थिंक हमारे जो पीएमएस में जो सेक्टर्स है, हमने उसी सेक्टर्स में ज़्यादा कंटिन्यू किया है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमने कहा डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फॉर रेलवेज, और कुछ और हैं जहाँ पे हमें लगता है कि एंड ऑफ द ईयर तक डोमेस्टिक कंजम्पशन भी थोड़ा सा रिवाइव होगा। इस साल अप्रैल ऑनवर्ड्स जो टैक्स कट हुआ था वो लागू है, और शायद लोगों को अपने अप्रैल के सैलरीज में थोड़ा सा टैक्स कम नज़र आया होगा। तो शायद कंजम्पशन भी थोड़ा सा इस साल में टूरिज्म और कंजम्पशन थोड़ा सा बेटर होगी। लेकिन ये जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़ा सा अगर सॉल्व हो जाए उसके बाद, और मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो डिजिटल फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, उनमें भी बहुत स्कोप है कि जैसे जैसे आप आगे जाते देखते हैं लोग अपने सेविंग्स को फाइनेंशियल एसेट्स में, या चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर टू रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज भी हमारे आई थिंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए अच्छी हैं।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं यही कहता था 6 महीने पहले और अभी भी यही कह रहा हूँ। तो इस करंट न्यूज़ की वजह से कोई मेरे माइंड में बदलाव नहीं आया है। अच्छी बात है, जो व्यू है वो आपने स्टेबल रखा है, उसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच दीपक जी। हम मुझे पता है आपको एक मीटिंग में जाना है, थोड़ा आपको हमने होल्ड करके रखा, सॉरी उसके लिए, लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए ये